नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग अड्डा और मैं हूं स्मृति। आज हमारे साथ हैं एनईएमसी के फाउंडर और सीईओ उज्जवल आजाद सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया। आपने एक स्टार्टअप लॉन्च किया था एनईएमसी के नाम से। एनईएमसी क्या है और ये कैसे काम करती है, हमें बताएं। देखिए, एनईएमसी की जर्नी शुरू होती है लगभग 2014 से। 2014 का जो समय था उस वक्त भारत में इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन के मैनेजमेंट को लेकर बहुत एक तरह से नए फेज में जा रहा था। उसी वक्त हम लोग कॉलेज का समय था, रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम लोगों ने ये देखा कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक बाहर से फोर्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने अपना जो भी एक्सपीरियंस था, छात्र राजनीति में मैं था, वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। और एनईएमसी 2016-17 के आसपास एनईएमसी फॉर्म हुआ, जिसमें हमने पहले राजस्थान में कैंपेन किया। उसके बाद से फिर हम लोगों की जर्नी शुरू हुई 2019 में। लोकसभा के इलेक्शन में हमने कई सारे सांसद का चुनाव जो है उनका हम लोगों ने मैनेज किया। फिर उसके बाद हम लोग झारखंड गए। झारखंड में हम लोगों ने उस वक्त की जो पार्टी थी जेवीएम बाबूलाल मरांडी जी की, उनके पार्टी के साथ हम लोगों ने काम किया। फिर इसी तरह आरजेडी के साथ हम लोगों ने काम किया। लगभग आपको जानकर हैरानी होगी कि आरजेडी जब हम लोग कैंपेन में गए थे उस वक्त आरजेडी लगभग कैंपेन से बाहर दिखती थी, क्योंकि उस वक्त बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार का गठबंधन था। हाँ, जेडीयू का। तो हम लोगों के लिए एक टफ चैलेंज था कि किस तरह से उसको करें। एक विशेष जाति का वहाँ पे सभी बहुत कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति, और आप कहिए कि मतलब वहाँ पे हर पार्टी को कोई ना कोई जाति सपोर्ट कर रही होती है। तो हम लोगों के लिए चैलेंज था कि उस कैडर बेस, जाति बेस से कैसे अलग जो है आरजेडी के लिए सपोर्ट लाया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने कैंपेन चलाया। विकास मित्र का कैंपेन था और सारे कई कैंपेन्स थे। बेरोजगारी के मुद्दे को हम लोगों ने वहाँ पकड़ के बढ़िया कैंपेन किया, जो बिहार के आम जनता की आवाज़ थी, सर्वे था। इसी तरह हम लोग फिर प्रियंका गांधी के साथ जुड़े। हम लोग ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन में कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, मैराथन किया, बहुत सक्सेसफुल रहा। तो इस तरह से एनईएमसी की एक पूरी की पूरी जर्नी है, जो कि राजस्थान से शुरू हुई। अभी हाल में हमने राजस्थान किया है। लगभग सभी नेशनल पार्टीज के साथ हम लोगों ने काम किया है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से एक जो जनता के बीच में और पॉलिटिशियन के बीच में जो एक गैप होता है, उस गैप को हम लोग कैसे फुलफिल करें, उस कम्युनिकेशन चैनल को कैसे बिल्ड करें। जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो पॉलिटिशियंस की कैसे जनता के बीच में लेकर जाएं, जनता की डिमांड्स को क्योंकि आजकल आप देखोगे तो जनता कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो डायरेक्ट अपने लीडर से नहीं कह पाती है। तो ऐसे में एनईएमसी जैसी एजेंसियों की ज़रूरत पड़ती है। और यही सोच के साथ कि एक हम लोग बेहतर फ्यूचर और एक बेहतर कम्युनिकेशन वो जनता और नेताओं के बीच में एस्टेब्लिश करे, यूथ को पॉलिटिक्स में लेकर आए, यूथ को ये समझाएं कि भाई पॉलिटिक्स कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इन सभी चीज़ों को लेकर उनका पार्टिसिपेशन, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप है अपने देश में पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स को लेकर। तो एनईएमसी की कोशिश हमेशा से, और एनईएमसी का जो फाउंडेशन था, एनईएमसी की जो बनाने की वजह थी, जो ऑब्जेक्टिव थी, यही था कि यूथ को वो पॉलिटिक्स से अछूत ना रहे। अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाता है तो एटलीस्ट चुनाव के प्रोसेस में भाग ले। तो हम लोगों ने इस तरीके से एनईएमसी की शुरुआत की। एक शानदार जर्नी रही और अभी हम लोग उसी जर्नी पर लगभग 8 साल से हैं। जी। एनईएमसी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करती है या फिर और भी चीज़ों में? देखिए, हम लोगों की जो शुरुआत हुई थी वो तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही हुई थी। क्योंकि जैसे कंपनी ने एक लॉन्च किया है स्टार्टअप डे पे, नेशनल इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी से नेशनल एम्पेरिकल मीडिया कंसल्टेंसी, तो इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम लोग इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करते थे तो हमें कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि इलेक्शन मैनेजमेंट एक पार्ट है और पीआर एक बहुत बड़ा स्कोप है, जिसमें आज के डेट में कॉरपोरेट्स के लिए भी, क्योंकि कहा जाता है कि भाई कॉरपोरेट्स के अंदर भी अगर आप जनता तक उनकी रीच नहीं है, पब्लिक तक रीच नहीं है, या पब्लिक उसको नहीं समझती है, कई बार कई सारे ऐसे कैंपेन्स हो जाते हैं जो अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स को ख़त्म कर देते हैं। नेगेटिव कैंपेन, कई अच्छे कैंपेन्स की वजह से स्टार्टअप बूम हो जाते हैं। हमें अपना योगदान पॉलिटिक्स के साथ साथ कॉरपोरेट्स में जो स्टार्टअप हैं, जैसे कि हमारी ऑब्जेक्टिव इसके अंदर ये था, बेसिकली हम लोग ये चाहते थे कि जो यूथ है
भारत में स्टार्टअप का कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हर एक यूथ के मन में रहता है कि हमें स्टार्टअप करें। लेकिन स्टार्टअप का एक सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो लोगों के मन में नहीं बैठ पाते, इसलिए उसका वो सेल नहीं हो पाता है या फिर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। आप हायर करने जाओ बड़ी बड़े पीआर एजेंसी तो आप देखोगे कि इतने पैसे होते हैं कि कोई स्टार्टअप एफोर्ड नहीं करेगा। तो हम लोगों को था कि एक ऐसा हम लोग जो यूथ जो स्टार्टअप के अंदर आ रहा है, बना रहा है, हम उनको एक ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड करें जनता तक, पब्लिक तक अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को अच्छे से पहुंचा पाए और उनकी ब्रांड बिल्डिंग में हम मदद कर पाए। यानी कि रीब्रांडिंग का उद्देश्य यही था कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ही नहीं, हर संस्था लोगों तक पहुंच सके। बिल्कुल बिल्कुल, यही ऑब्जेक्टिव था। और मेन हम सब यूथ हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं, यूथ हैं, हम सब ने ये चैलेंज फेस किया है। स्टार्टअप्स, कंपनीज, बड़े कंपनीज सब तक कैसे उनकी रीच मीडिया तक, क्योंकि मीडिया आज के डेट में एक बहुत बड़ा आप समझे कि इन्फ्लुएंस करने वाला माध्यम है, चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया हो जिसमें टीवी और अखबार और रेडियो ये सारे आते हैं। आज के डेट में अब सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, जिसमें जैसे आप बोल रही हैं मोबाइल जर्नलिज्म और इन सब का प्रभाव बढ़ा है। यूट्यूब के अंदर किस तरीके से लोग चैनल बनाकर ग्रोथ और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें ये था कि इन सभी माध्यमों से इन स्टार्टअप्स को, जो लोग अच्छे लेवल पे अच्छे इंटेंशंस के साथ काम कर रहे हैं, हम उसकी मदद कर पाएं जनता तक पहुंचाने में, जिसमें हम रिसर्च करके कंपनीज को देते हैं। आप कोई चीज़ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो कि वो कितना सूट करता है, उसके बाद से आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात कर लीजिए। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेकर जैसे आज इंस्टा पे रील चलता है, लोग बाई करते हैं वहाँ से जाकर, इन्फ्लुएंसर्स को देखकर प्रभावित होते हैं। तो हम कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, जो बिजनेस हैं, उनको हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप कोलैबोरेट करके इन्फ्लुएंसर्स का, उनका प्रोडक्ट, उनकी सर्विसेज वहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से उनको सेल्स जनरेट होता है। इसके अलावा मीडिया तक कैसे वो रीच कर सकते, क्योंकि आप मेरे जैसे यूथ के लिए जो जिसके पास बहुत एक्सपोजर नहीं हो, वो कैसे जो है मीडिया तक पहुंच सकता है। और जब तक आप मीडिया तक नहीं पहुंचेंगे, मीडिया हाउसेस के ऑफिस इतने बड़े बड़े होते हैं, वहां जाने से ही डर लगता है लोगों को। तो ऐसे में हम ये माध्यम एक बना रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां वो इसके माध्यम से उन मीडिया हाउसेस तक पहुंच सकता है और उसके माध्यम से अपनी बात पब्लिक तक पहुंचा सकता है। तो आपकी कंपनी ने वर्ल्ड स्टार्टअप डे पे एक लॉन्च किया है अवार्ड शो का, ये कब होने वाला है और इसका नाम बिजनेस ब्रिलियंस अवार्ड है। तो इसके बारे में हमें बताइए, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी क्या तैयारियां चल रही है। बिजनेस ब्रिलियंस अवार्ड का जो आइडिया था वो ये था कि जो भी लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनको एक रिकॉग्नाइजेशन देने का। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को हमेशा फेस होती है, जैसे अभी मीडिया का मैंने बोला है, वो नेटवर्किंग की होती है। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक नेटवर्क की जरूरत होती है। प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं इस अवार्ड शो के माध्यम से, जहां पे आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिले, साथ साथ में अलग अलग फील्ड के लोग, अलग अलग बिजनेस करने वाले लोग वहां रहेंगे। तो वहां आके आप उनसे मिल सकते हो, अपने आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हो, आप क्या दिक्कत हो रहा है, क्या कमियां हो रही हैं, उस सब पे बात कर सकते हो। इस तरीके से करके वहां से बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हो, अपने बिजनेस का ग्रोथ भी कर सकते हो, और जो मीडिया के अंदर आपका रिप्रेजेंटेशन है और रिकॉग्नाइजेशन है वो भी इससे बढ़ेगा। जब आप कोई भी, जैसे एनईएमसी का अपना एक रिकॉर्ड रहा है, अपना एक इतिहास रहा है, 8 सालों का ये सफर बहुत प्रेस्टिजियस रहा है। तो आप जब एनईएमसी किसी को रिकॉग्नाइज करेगी, किसी बिजनेस पर्सन को या किसी स्टार्टअप को, तो ऑलरेडी उसके लिए एक बड़ी बात होगी और मार्केट में उसकी वैल्यू होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने इस बिजनेस ब्रिलियंस अवार्ड 2024 का अनाउंसमेंट किया है। मार्च के अंदर हम लोगों ने सोचा है, अवार्ड फंक्शन जो है वो मार्च के अंदर एक 5 स्टार होटल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें कई सारे बिजनेस टाइकून्स जो हैं, स्टार्टअप टाइकून्स, स्टार्टअप सेलिब्रिटीज जिनको हम कहते हैं, इसके अलावा सिनेमा जगत के सेलिब्रिटीज हो गए, इसके अलावा आपके पॉलिटिशियंस हो गए, वो एंटरप्रेन्योर्स वगैरह, ये सारे लोग वहाँ पे आएंगे, अपने आइडिया को एक्सचेंज करेंगे, अपनी बातें कहेंगे। अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोगों ने वहाँ पे बातचीत करने का रखा है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, तो किस तरीके से महिलाओं के एंटरप्रेन्योर होने से भारत का ग्रोथ हो रहा है और उससे उसको फायदा मिल रहा है, वो एक टॉपिक है। आप कैसे एम्प्लॉय रिटेंशन कर सकते हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या स्टार्टअप्स के लिए ये भी रहती है कि एम्प्लॉय का रिटेंशन नहीं रहता है। रीजन बीइंग कि
कंपनी कल्चर को लेकर या फिर आप सैलरीज को लेकर कई सारे, तो हम लोग उसमें ये सेशन रखा है हम लोगों ने कि आप एम्प्लॉय रिटेंशन पे कैसे काम कर सकते हो, कंपनी का कल्चर कैसे बिल्ड कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को लेकर एक सस्टेनेबल स्केलेबिलिटी कैसे ला सकते हो अपने कंपनी के अंदर। तो इन सभी चीज़ों पर इन सभी का एक्सपीरियंस जो भी वहाँ पे आएगा उनको मिलेगा कि भाई वो किस तरीके से अपने कंपनी को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, ये जो छोटी छोटी समस्याएं डे टू डे की फेस करते हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एक रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड के रूप में भी उनको मिलेगा। तो बेसिक आइडिया ये है कि एम्पावर करना एंटरप्रेन्योर को। जी, ये काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य है और उम्मीद है काफ़ी लोग इससे जुड़े और काफ़ी लोगों को इससे एक सराहना मिले ताकि वो और भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप करने के लिए प्रेरित हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर आगे के कॉर्पोरेट प्लान्स की बात की जाए तो NEMC के आगे क्या प्लान्स? बड़े पैमाने पर कंपनी अपनी रिब्रांडिंग और प्लानिंग कर रही है। PR में मीडिया मैनेजमेंट को किस तरीके से आप कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन को कैसे सुधार सकते हैं, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 1-to-1 इंटरव्यूज़ आपके कैसे हो सकते हैं, जो प्रेस्टिजियस पेपर्स हैं, अखबार हैं, उसमें आपकी बात, आपका न्यूज़, आपका स्ट्रगल, आपके सर्विस, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में कैसे जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच पाए, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। जो आजकल इंस्टा और ये इसके अंदर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके माध्यम से पब्लिक तक कैसे पहुंच सकता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कंपनी के रिसर्च, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग पे हम लोग की कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई सर्विस लॉन्च करना है, कुछ नया चीज़ मार्केट में लेके आना है, तो उसके क्या इफेक्ट वर्ड्स हो सकते हैं, उन सब पर रिसर्च, ये सारे हम लोग कई सारे डायमेंशन में हम लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो। डिस्कशन के दौरान आपने PR एजेंसी का कई बार इस्तेमाल किया है। PR एजेंसी वाकई में होता क्या और ये किसी भी कंपनी के लिए किस तरह से काम करता है? एक कैडबरी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। कैडबरी जो चॉकलेट की कंपनी है, 1948 में आने के बाद से मतलब भारत के अंदर चॉकलेट का मतलब क्या होता था, बच्चों के खाने का चीज होती थी। लेकिन कैडबरी PR की स्टोरी बिल्ड की जिसमें कि आज के डेट में हर कोई, हर चाहे किसी भी वर्ग का हो, हमारे त्योहार होते हैं, दीपावली है, दशहरा है या ऐसे कोई भी त्योहार है, हम अब रसगुल्ला और सोन पापड़ी देने के बजाय कैडबरी का डब्बा देते हैं, है ना, कैडबरी का डब्बा देते हैं। वो कैडबरी के PR का प्लान है। उसमें कैसे, जैसे उन्होंने टेस्ट ऑफ लाइफ करके 1994 में कैंपेन लाया, वो PR का ही पार्ट है। उसके बाद टेस्ट ऑफ लाइफ का मतलब क्या था, असली स्वाद जीवन का। हाँ, असली स्वाद जीवन, मतलब कहने का यह है कि लोगों को कनेक्ट करने का एक बिल्कुल बिल्कुल कि सबसे पहले वो अपना वो इमेज निकाले। वो कैटेगरी की जो इमेज थी, वो कैटेगरी की इमेज थी कि बच्चों की खाने की चीज है। तो सबसे पहले उन्होंने जो किया वो किया कि उस कैटेगरी का इमेज बदला और उसमें उन्होंने ये दिखाया कि भाई आप छोटे छोटे सेलिब्रेशन में भी कैडबरी खा सकते हो, और उसके लिए आपको बच्चा होने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपना उस वक्त के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर अमिताभ बच्चन जी को लेकर आए और वहां से उनका ट्रस्ट बिल्ड करा उन्होंने कंपनी को लेकर। फिर कुछ मीठा हो जाए जैसा कैंपेन किया। फिर उसके बाद से आप वैलेंटाइन डे के लिए कई सारे कैंपेन लॉन्च किए। तो ये सारे तरीके होते हैं। अब अमूल का देख लीजिए, अमूल का कई सारा ऐसा कैंपेन है जो PR का कैंपेन है। जैसे अटली बटली डिलीशियस करके एक कैंपेन था जो 1966 में लेकर आया अमूल, और उसके बाद से वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नाम APN करके कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी जो ये लेकर आई थी। और उसके बाद से अमूल ने कैसे लोगों के डे टू डे में अपना जगह बना लिया। PR का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर लोगों के इमोशन को टच कर जाते हो, लोग आपसे कैसे जुड़ जाते हैं उसको लेकर। अगर कई सारे चॉकलेट्स के ब्रांड है, आजकल आप डेयरी के सेक्टर में देख लीजिए, कई सारे दूध और बाकी सारे चीजों के ब्रांड हैं, लेकिन अब भी हम अगर चॉकलेट की बात करते हैं तो सबसे पहले कैडबरी याद आता है। हम दूध की बात करते हैं, पैकेट दूध की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमूल आता है। तो इन लोगों ने अपने आप को ऐसे अपनी PR स्टोरी, आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में तो दम होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि आपकी PR स्टोरी इतनी मजबूत होनी चाहिए, आपकी PR स्ट्रेटेजी इतनी मजबूत होना चाहिए, कैटेगरी की पहचान आपके प्रोडक्ट और सर्विस से करें। ये है PR का मतलब कि आपका कम्युनिकेशन जनता के साथ, पब्लिक के साथ, आपके कस्टमर के साथ कैसा है, उसका मीडियम का आप यूज कैसे करते हो, जैसे आप सोशल मीडिया का यूज कैसे करते हो, मीडिया का यूज कैसे करते हो, ये सारी
चीज़ों को कंबाइन करके इन सारी चीज़ों पर काम करके एक पीआर स्ट्रेटेजी और स्टोरी बनती है बेसिकली। मतलब किसी भी कंपनी को जो ऊपर उठता है तो उसकी एक जड़ होती है पीआर, उसको ऐसा बोल सकते हैं, उसकी बेहद जरूरी चीज होती है। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बिना पीआर, मुझे आप पूरे दुनिया का एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसका आपको जो बड़ी है और उसका आपको कोई स्लोगन ना याद हो। आप टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लीजिए, आपके टूथपेस्ट में नमक है वो सबको याद है ना, कोलगेट का। तो कोलगेट टूथपेस्ट का जो मार्केट है वो कोलगेट के नाम से जाना जाता है जी, बिल्कुल, है ना। तो ये पीआर स्टोरी का अपना कमाल होता है, ये पीआर स्ट्रेटेजी का अपना कमाल होता है, और वही आपके कंपनी को ब्रांड बनाता है। तो हम लोगों की पूरी कोशिश यही है कि जो एस्टेब्लिश लोग हैं उनके पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सबके लिए काम करेंगे, एस्टेब्लिश के लिए भी, सबके लिए। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि उन युवाओं को वो प्लेटफॉर्म देना। वो युवा जो है वो अपने सेक्टर में बहुत इंटेलिजेंट है। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोगों की बहुत सारे आइडिया हैं जो उनके पास, और वो अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं। जो एक सुई भी बना रहा है वो सुई बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन बात यह है कि उस सुई को बेचेगा कैसे। कोई अगर कोई सर्विस दे रहा है, एसी बना रहा है, वो बहुत अच्छा है एसी बनाने में, लेकिन वो अपनी मार्केटिंग नहीं जानता है, वो अपनी स्टोरी बनाना नहीं जानता है। तो हम लोगों की पूरी कोशिश यही है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें, इन ब्रिलियंट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, इन सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहां पे वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस की एक अच्छी पीआर स्टोरी, एक अच्छी पीआर स्ट्रेटेजी बनाए और पब्लिक से कनेक्ट। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा पीआर का इम्पोर्टेंस कितना जरूरी है, पीआर किसी भी कंपनी को ऊपर उठाने के लिए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल अंतिम में पूछना चाहूँगी। जैसे आपने कॉर्पोरेट प्लान्स के बारे में बताया, एनईएमसी को लेकर और भी फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, एनईएमसी के फ्यूचर्स प्लान्स में हम लोग अभी तो नेशनल तौर पे ही इंडिया के अंदर ही इतना सारा काम है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल के अंदर भी हम लोग कई गवर्नेंस कैंपेन है जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं आज के डेट में। आईसीसीआर जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़कर हम लोग काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो शायद मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट के साथ जुड़ के कि उनकी पॉलिसी को कैसे जो है हम लोग जनता तक पहुंचा पाए। जैसे मान लीजिए कि आपका नल जल की योजना है, नल जल की योजना प्रभावी तरीके से जनता तक कैसे पहुंच पाए, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी प्लानिंग, इस तरीके से कई सारे ऐसे योजनाएं, स्किल डेवलपमेंट को लेकर कई सारे सरकार की योजनाएं हैं, जल संसाधन के कई सारे योजनाएं हैं। एनईएमसी की पूरी कोशिश है कि हम लोग पॉलिटिकल कैंपेन के साथ साथ गवर्नेंस में भी अपना योगदान दें। इसके अलावा कॉर्पोरेट के अंदर हम लोगों की पूरी कोशिश ये है कि जो स्टार्टअप्स को हम लोग मदद कर पाए इंडिया के अंदर, और इसके बाद से हम लोग उनको एक रिकॉग्नाइजेशन भी दे दें, अवार्ड्स हो, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां वो अपनी नेटवर्क, जो भी स्टार्टअप्स का एक इकोसिस्टम होता है, वो हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस के लिए। सिर्फ स्टार्टअप की ही नहीं बात कर रहा हूं मैं, मतलब एक अगर एस्टेब्लिश बिजनेस भी है तो वो जो इकोसिस्टम है उसको तैयार करने का पूरा प्लान है, और किस तरह से ग्लोबल तौर पे भी भारत की ब्रांड्स, भारत के लोग अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। ग्लोबल मीडिया के साथ हमारा टाई अप्स हो रहा है, भारत के मीडिया में का तो है ही है। तो हम लोग ये सारे प्लान्स पे काम कर रहे हैं। होप करते हैं कि आने वाले समय में एनईएमसी अच्छा इम्पैक्ट सभी पर डालेगा। जैसे एनईएमसी पॉलिटिकल में था उस समय, और अभी मीडिया कंसल्टेंसी पीआर का काम करेगी, उसमें आप सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसको देखते हैं? देखिए, हमारे लिए कोई ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं है, है ना। हम किसी को इस तरीके से नहीं मानते, हम सबसे सीखने का काम करते हैं। हमारा कोई कंपटीटर हम किसी को नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर कहीं कोई चीज ऐसी है जो हमें किसी से सीख लेनी चाहिए, हम उसको सीख कर कैसे हम एक यंग एंटरप्रेन्योर को, एक यंग बिजनेसमैन को कैसे उससे मदद कर सकते हैं, हम वो उस पर फोकस करते हैं। तो हमारे लिए हम खुद ही कंपटीटर हैं। एनईएमसी अपने लिए खुद ही कंपटीशन पैदा करती है कि हम कैसे रोज सीखें, रोज डिलीवर करें, और जो चैलेंजेस हैं बिजनेस इकोसिस्टम में, कॉर्पोरेट के इकोसिस्टम में, पॉलिटिकल इकोसिस्टम में, गवर्नेंस के इकोसिस्टम में, एनजीओ में, उसमें हम कैसे उन लोगों की मदद कर पाएं और एक अच्छे लेवल पे वो लोग जनता से कनेक्ट हो पाएं, पब्लिक से कनेक्ट हो पाएं, कस्टमर से कनेक्ट हो पाएं, उस पर काम करते हैं। जी, जैसा कि आपने देखा एनईएमसी पिछले 8 वर्षों से बेहद अच्छा काम कर रही है। बिहार में, राजस्थान में, यूपी में कई जगहों पर पॉलिटिकल का काम किया है,
और अब NEMC मीडिया कंसल्टेंसी में आ गई है, जो कि PR का काम करेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए रिपोर्टिंग अड्डा के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।